ठीक है. ऑल राइट. गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून क्लास 11th. लाइक आई टोल्ड यू, हम लोगों ने लास्ट क्लास में वी हैव फिनिश्ड द फर्स्ट चैप्टर विच इज सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री. आज की क्लास में विदाउट फर्दर डिले वी विल बी स्टार्टिंग विद द सेकेंड इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ 11th क्लास, दैट इज, गुड आफ्टरनून एवरीबडी. ऑल राइट, दैट इज एटॉमिक स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर ऑफ एटम. इस चैप्टर के लिए आप सभी अपने साथ अपनी एनसीईआरटीज प्लीज अपने सामने खोल के रखेंगे, बिकॉज दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड अ वेरी न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर. ऑल राइट, इस चैप्टर में हम क्या क्या बातें समझेंगे पहले मैं आपको हिंदी में बताती हूँ एंड देन आई विल टेल यू वंस अगेन इन इंग्लिश. सो द थिंग्स दैट जो हम बातें इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं, सबसे पहले एटम की डिस्कवरी कैसे हुई और एटम के बारे में कौन कौन किस किस ने किस किस तरीके के स्ट्रक्चर प्रपोज किए थे कि भाई एटम के क्या पॉसिबल स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं, किन किन साइंटिस्ट ने क्या क्या थ्योरीज पॉस्टुलेट करी थी. So in the beginning of the chapter, we will be investigating the types of atomic models that are present, that led to a final discovery of the atomic structure. If I talk about today's time also, we are not very clear with the information of how does an atomic model looks like. पर पिछले बहुत डेकेड से, बहुत टाइम से रिसर्च चलती आ रही है which have led us to discover a possible structure of atom. उसके बाद हम बातें करेंगे स्पेक्ट्रम के बारे में. स्पेक्ट्रम मींस लाइट, और लाइट के बिहेवियर के बारे में, और हम देखेंगे कि लाइट का एटम के साथ किस तरीके का इंटरेक्शन पॉसिबल हो पाता है. वी आर गोइंग टू इन्वेस्टिगेट, वी आर गोइंग टू सी the information about light spectrum, about emission and absorption of light, and we will see how this light interacts with different wavelengths of atoms present. And lastly, most importantly, we will study about the quantum model, the quantum approach towards atomic structure. आखिरी में जो हम बातें पढ़ेंगे वो क्या होंगी कि क्वांटम ने किस तरह से बताया है कि एटम का स्ट्रक्चर किस तरह से लाए करता है. तो इतनी सारी बातें हमें इस चैप्टर में कवर अप करनी है, इतने सारे टॉपिक्स हम इस चैप्टर में खींचने वाले हैं. ये चैप्टर 50% थ्योरी है तो 50% न्यूमेरिकल भी है. दिस चैप्टर विल बी बोथ 50% थ्योरी चैप्टर एज वेल एज 50% न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर. जैसे कि हम हर बार करते आ रहे हैं, मैं थोड़ी सी क्लास करवाऊंगी और उसके बाद आपको एंड में स्टेप ऐप पे भी इस चैप्टर को रिवाइज करवा दूंगी जो भी हमने टॉपिक्स करे होंगे. आइए बातें शुरू करते हैं, आइए जल्दी से बातें शुरू करते हैं भाई. सबसे पहले जो एटम के बारे में बात करनी चाहिए वो कौन थे, वो थे डाल्टन. तो हमारे पास क्या आती है, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी निकल के आती है. और डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी क्या बताती है, क्लास 11th फर्स्ट आई विल एक्सप्लेन इन हिंदी. पहले मैं आपको हिंदी में समझा देती हूँ और फिर मैं आपको इंग्लिश में समझा दूंगी, एंड देन आई विल गिव यू टाइम टू नोट डाउन द पॉइंट्स. आप क्या करेंगे इस चैप्टर में, बुलेट पॉइंट्स में छोटी छोटी बातों को लिखते जाएंगे, फॉर्मूला सारे लिखते जाएंगे, छोटी छोटी फैक्चुअल बातें मास से रिलेटेड, वेवलेंथ से रिलेटेड आप उनको बुलेट पॉइंट्स में नोट करते जाएंगे बाय मेकिंग क्विक शॉर्ट नोट्स, जिससे इंटायर चैप्टर का जब आप रिवीजन करेंगे तो आपको बहुत कम टाइम लगेगा और आपको याद करने में, मेमोराइज करने में बहुत इजी हो जाएगा. So what our approach towards this chapter will be, I will make small bullet points kind of notes so that when you revise the entire chapter at the end, it will be very easy for you to memorize and it will be very easy for you to recall the chapter also. तो पहला अप्रोच किन्होंने करा एटम का स्ट्रक्चर बनाने में. भाई सबसे पहले एटम क्या होता है, और हम आज से पहले तक हम ये जानते थे कि एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर. यस और नो, आज से पहले हम क्या बात जानते थे कि एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर, यानी कि हमारे आसपास जितना भी मैटर बना है वो सारा का सारा किससे बना है, एटम से बना है, और एटम फर्दर काटा नहीं जा सकता.
So till date we used to think that atom is the smallest unit of matter, that everything around us is made up of small particles called atoms, and atoms are not further indivisible. But this and all of these postulates, all of these theories were given by none other than Dalton's atomic theory. तो अगर आपसे कोई पूछता है that what was the proposal of atomic structure given by Dalton, तो आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे पहली बात, according to Dalton, atom was the smallest unit of matter. Atom is the smallest unit of matter. दूसरा, he said atom can neither be created, atom can neither be created nor be destroyed, and lastly, most importantly, he said atom is indivisible. क्या है? एटम इज इनडिविजिबल. तो ये तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स थे डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी के, व्हिच लेड टू फर्दर इन्वेस्टिगेशन कि भाई डाल्टन किस हद तक सही थे, किस हद तक गलत थे, और किन किन मामलों में डाल्टन की थ्योरी फेल कर गई. फिलहाल हमारे पास जो बातें हैं वो डाल्टन से रिलेटेड ये वाली हैं, इन विच ही सेड कि एटम जो है वो सबसे छोटी यूनिट है. He said atom is the smallest unit and it can't be broken further. आप जल्दी से बुलेट पॉइंट्स में, बुलेट पॉइंट्स मतलब जैसे गोली की रफ्तार होती है बहुत तेज, एकदम एकदम शार्प, क्रिस्प और जल्दी वाली पॉइंट्स में लिखते जाइए इन बातों को, जिससे कि आपके पास चैप्टर के एंड में आते आते भरपूर नोट्स हो. प्लीज राइट दीज डाउन. आज की क्लास जो होगी वो बहुत सिंपल डिस्कशन होती रहेगी. He also said atoms combine to form. He also said atoms combine to form molecules. I hope the handwriting is legible. है ना? I hope the handwriting is all right. It's legible. पढ़ने में आ रही है. बेटा अगर किसी को भी हैंडराइटिंग में या लैंग्वेज में इशू आए प्लीज बता दीजिए. Any child, if they face problem in either language or handwriting, please let me know. I shall rewrite the statements once again. ठीक है भाई. गुड आफ्टरनून ये हमारे सहेली. ऑल राइट. पर क्या ये बात सच थी जो डाल्टन ने सारी बातें बताई? क्या वो बातें सच थी? वर दे ट्रू? So we know right now that absolutely they were not true, even though everything around us is made up of atoms. पर एक ये वाला जो पॉइंट है ना कि एटम इज इनडिविजिबल, ये एक बड़ा ही गलत पॉइंट निकला. आगे जाके बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए, बहुत सारे साइंटिस्ट्स ने, एंड दे फाउंड आउट दैट एटम इज इनडिविजिबल वाला स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट. इवन एटम इज मेड अप ऑफ स्मॉलर पार्टिकल्स नोन एज subatomic particles. Even atom was made up of very very small particles called subatomic particles. इन्हीं subatomic particles की डिस्कवरी फाइनली फिर किन्होंने करी? लेट्स सी. लेट्स सी. डिस्कवरी ऑफ subatomic particles. सब एटॉमिक पार्टिकल्स का मतलब वो पार्टिकल्स जो एटम से भी नीचे हैं, एटम से भी छोटे हैं. डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स. सबसे पहले
सबसे पहले जो क्रेडिट जाता है वो किन्हें जाता है? इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के लिए द क्रेडिट गोज टू ए साइंटिस्ट नोन एज जे जे थॉमसन। जे जे थॉमसन, जे जे थॉमसन वो पहले साइंटिस्ट हुए जिन्होंने 1898 में ही इलेक्ट्रॉन को ढूंढ लिया था, जिन्होंने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर कर लिया था इन 1898। इमेजिन 250 years ago, 230 years ago इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड। इतने साल पहले ना हमारे पास कोई सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स थे, ना हमारे पास इतनी थ्योरीज थी, ना हमारे पास कोई कंप्यूटर्स थे, नथिंग, एंड येट दे वर एबल टू डिस्कवर something as small as an electron, something as small which exists inside the indivisible nature of an atom. And after the discovery of J.J. Thomson, Dalton's postulate that atoms are indivisible was absolutely discarded. जब जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कर दी, उसी के तुरंत बाद डाल्टन की वो बात जिसमें उन्होंने कहा कि एटम इज इंडिविजिबल was completely discarded. That theory was completely discarded. That theory was not accepted anymore. So he discovered electron. J.J. Thomson was the one who gave the discovery of electron. और इसी तरह से हमारे पास, और इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्कवर हुआ? इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ था with the help of cathode ray experiment, cathode tube ray experiment. Oh, cathode ray experiment, sorry. इसके बारे में आपकी एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से दिया हुआ है, बहुत ही डिटेल्ड डायग्राम दिया हुआ है, बहुत ही डिटेल्ड डिस्कशन दिया हुआ है। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट which tells us how electron was actually found out, actually discovered. You can all read it in the NCERT. इसका एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है, डोंट वरी, ये सिर्फ हमारी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए है। Similarly, there was a discovery of protons. There was a discovery of protons also, and protons were discovered by a scientist known as Rutherford. लेकिन रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में कुछ चीजें थी। देखो भाई, देखिए भाई, इन्होंने इलेक्ट्रॉन का प्रोटॉन्स डिस्कवर्ड बाय रदरफोर्ड, और इनका दो एक्सपेरिमेंट था। मलिकन एक बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हुए जिन्होंने क्या दिया था? रेशो ऑफ E/m। बेटा ये E/m क्या चीज है? ध्यान से सुनिए मेरी बात, क्लास 11 ध्यान से मिलिए, मैं आपको एक नए टर्म से मिलवा रही हूँ। E/m इज नथिंग बट, E refers to charge and m refers to mass. तो मलिकन एक साइंटिस्ट हुए जिन्होंने एक बहुत ही मजेदार एक्सपेरिमेंट करा, which was called the oil drop experiment, which was called the oil drop experiment. And with the help of this oil drop experiment, he found out the E/m, charge by mass ratio of your electron, charge by mass ratio of electron. और तो और इन्होंने इतना इंपॉर्टेंट एक डिस्कवरी करी with the help of oil drop experiment, in which he said, very important, class 11th, in which he said that mass of electron is 1 by, mass of electron is 1 by 837 times mass of protons, mass of protons. जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे मेरे साथ यहाँ पर नीट एग्जाम, मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मैं बता दूं ये पॉइंट बड़ा ही जरूरी है, उनके लिए ये पॉइंट खास करके बहुत जरूरी है कि एक इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से कितना निकाला गया? मास ऑफ प्रोटॉन के 1/1837 टाइम्स। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन इज लाइटर देन प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन इज लाइटर देन प्रोटॉन्स। और हमारे पास कौन कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं आप लोग अच्छे से जानते हैं, इलेक्ट्रॉन्स,
प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। हमारे पास तीन तरीके के सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। ऑल ऑफ यू आर वेरी वेल वर्स्ड इन दिस। दे आर इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। सब बिल्कुल बुलेट पॉइंट्स में बातें लिखते जाइए, आपके आगे काम आने वाली हैं। जल्दी जल्दी से प्लीज नोट देम डाउन इन वेरी क्विक बुलेट पॉइंट्स। ऑल राइट निसार, ऑल राइट। Bhai, I hope the language is all right. If any child wants me to repeat, please tell me. All right, Ahiri. Bhuring, Imaris, Junardeo, Kabir Dham, where are you? Lahore, noted. Parimadla, noted. Petlavard, Pimpri, have you noted? All right, Pragati. You will read about the cathode ray experiment, which is given in the NCERT. It will really be eye-opening. ठीक है भाई। EMRS Lahul, where are you? Have you noted? ठीक है बेटा। मैं आपको पैरेलली जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बातें हैं, whenever I come across a point which is exam point of view से crucial, I shall mark it for you separately. All right. Junardeo noted. अभी से आप लोग अपना पार्टिसिपेशन इंक्रीज कर दीजिए, बिकॉज टुवर्ड्स द एंड व्हेन वी विल बी प्लेइंग ऑन स्टेप ऐप, then I will need participation from everybody. All right, Kabidham, let's move ahead. Atomic models. Atomic models. तो हुआ क्या? After they started discovering the subatomic particles, after the scientists discovered that no, atom is divisible and atom is made up of smaller particles, so smaller subatomic particles known as electron, proton or neutron, then there must be some kind of a structure of this atom. जब एक बार ये बात प्रूव हो गई कि भाई एटम अब इनडिविजिबल नहीं रहा, एटम को भी फर्दर काटा जा सकता है और एटम के अंदर तीन तरीके के सब एटॉमिक पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं व्हिच आर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, देन दे हैड टू नाउ प्रपोज अ स्ट्रक्चर कि एटम आखिर में दिखता कैसा है। तो एटम के स्ट्रक्चर को हमारे पास प्रपोज करने के लिए चार तरीके की थ्योरीज होती हैं। आइए मिलते हैं उन थ्योरीज से, आइए मिलते हैं एटॉमिक मॉडल। द फर्स्ट अटेम्प्ट वाज डन बाय थॉमसन। तो पहला है थॉमसन का मॉडल, उसके बाद आए हैं रदरफोर्ड्स मॉडल, उसके बाद बोहर वेरी इंपॉर्टेंट, बोहर्स मॉडल, and lastly the most advanced is your quantum model, तो हमारे पास चार तरीके के मॉडल, चार तरीके की अप्रोचेस एग्जिस्ट करती हैं which led to one thing after the other and a final discovery of atomic structure. अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो पहले तीन मॉडल्स हैं बोहर तक के, इन सभी को अपन क्या बोलते हैं? क्लासिकल मॉडल्स बोलते हैं। क्लासिकल मॉडल्स वो होते हैं जो इतने एडवांस नहीं होते, जिनके अंदर इतने सारे अप्रोक्सीमेशंस नहीं होते, जिनके अंदर अजम्पशंस बहुत सारी होती हैं। Once again, these first three attempts are known as classical models. Classical models are the ones in which there is a lot of vagueness.
lot of things are not assumed, lot of things are not taken into account, and lot of things are not assumed altogether. So whenever we are studying science, we study it across two eras. One is the classical era and the other is the quantum era. हम जब भी साइंस पढ़ते हैं, खासकर की फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स, तो हमारे पास दो तरीके की टाइमलाइन होती है. एक होती है क्लासिकल टाइमलाइन, जो आइंस्टाइन, न्यूटन, बोहर इनके टाइम पे रही है. एक होती है क्वांटम टाइमलाइन, जो प्रेजेंट राइट नाउ हमारे पास चल रही है. तो इसी तरह से पहले तीन मॉडल्स जो हैं, they attempted towards a classical approach, they had a classical approach, whereas Rutherford's model had a quantum approach towards quantum model has a completely quantumized version. Let's start with the discussion of Rutherford's model. Thomson's model. Let's start with the discussion of Thomson's model. तो थॉमसन ने क्या बोला ना, Thomson's model is also known as the plum pudding model. Plum pudding model meaning, देखो भाई, everybody please put your pens down and just listen now. I want all of you to have complete attention towards the board. So what did Thomson say? He said कि भाई, I will first explain in English, then I'll explain in Hindi. He said that the atom will have two things: A, electrons, B, protons. So basically, according to Thomson, there are two things inside the atom. One is the negative charge density and second is the positive charge density. What does that mean? And also he said that negative charge density, the entire atom is made up of positively charged atoms, positively charged subatomic particles. There are negatively charged particles placed randomly inside the atom. दोबारा समझते हैं. थॉमसन ने क्या बोला कि पूरा का पूरा एटम जो है वो दो ही चीजों से बना है. एक वो जो नेगेटिवली चार्ज्ड है और एक वो जो पॉजिटिवली चार्ज्ड है. उन्होंने बोला कि मेजरली पूरा एटम जो है वो पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज से बना है और नेगेटिवली चार्ज स्पीशी बीच बीच में कहीं ना कहीं उसके अंदर प्रेजेंट है. तो ये अल्टीमेटली किसके जैसे दिखने लग गया? अल्टीमेटली दिस स्ट्रक्चर स्टार्टेड लुकिंग लाइक अ पुडिंग, started looking like a watermelon. इसी को क्या बोलते हैं? watermelon model भी बोलते हैं. This is also known as the watermelon model. ये रही आपकी पुडिंग जिसके अंदर बीच बीच में नेगेटिवली चार्ज्ड एटम्स प्रेजेंट हैं. अकॉर्डिंग टू हिम दिस रिमेनिंग पार्ट इज द पॉजिटिवली चार्ज्ड. देखो मैंने कैसे लिखा है, पॉजिटिवली चार्ज्ड एरिया, और ये क्या है? नेगेटिवली चार्ज्ड एरिया है. तो ये कैसे दिखने लग गया? इट ऑल्सो स्टार्टेड लुकिंग लाइक अ वाटरमेलन. आई होप यू हैव ऑल सीन अ खरबूजा. भाई खरबूजे की स्लाइस सभी ने देखी है ना? मैं बना ही देती हूँ. लोग आप सभी ने घरों में खरबूजे की स्लाइस तो देखी होगी. तरबूजे की स्लाइस कैसी दिखती है? इस तरीके का तरबूजा होता है जिसके अंदर, बिकॉज इट्स ऑल्सो नोन एज वाटरमेलन मॉडल, इसके अंदर तरबूज फिलअप होगा. देखो भाई, ये लो. और बीच बीच में जैसे वाटरमेलन की सीड आती है, ठीक उसी तरह से इसके अंदर भी क्या प्रेजेंट होगा? नेगेटिव चार्ज डेंसिटी प्रेजेंट होगी. ठीक इसी तरह से इसके अंदर भी क्या प्रेजेंट होगा? नेगेटिव चार्ज डेंसिटी प्रेजेंट होगी. तो ये रहे आपके सीड्स, राइट? सो दिस इज also known as a watermelon model, in which according to Thomson, this pink part is known as the positive charge density. This pink part is your positive charge density and these seeds are the negative charge density. बना लीजिए. नेगेटिव चार्ज डेंसिटी का मतलब इलेक्ट्रॉन, क्योंकि थॉमसन के टाइम पर तो इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हो ही चुका था.
Thomson was the one who discovered electrons. So very important point about Thomson's. अभी मैं आपको नोट करवाती हूँ. अभी मैं आपको नोट करवाती हूँ. So he said that atom consists of a positively charged sphere. What did he say? He said that atom consists of atom consists of positively charged sphere in which electrons are uniformly distributed. In which electrons are uniformly distributed. देखिए भाई, थॉमसन ने ट्राई करा मास को और चार्ज को बैलेंस करने का. उन्होंने बोला कि ये जितना भी खाली स्पेस है वाटरमेलन में, जितना भी स्वीट पार्ट है, मीठा पार्ट है, वो सारा का सारा किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? मास के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा. और जितने भी सीड्स हैं वो सब मास के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे. अकॉर्डिंग टू थॉमसन, इन अ वाटरमेलन स्ट्रक्चर, the part which is red in color, the part which is sweeter in nature will be the one which is more in quantity and therefore responsible for the mass of your atom, whereas these seeds are so small and they are very vaguely distributed that they will have no contribution towards the mass. That is why Thomson's models are also known as watermelon model or the plum pudding model. But is that applicable? Is that true? तो आगे जाके एक और एक्सपेरिमेंट हुआ जिसने थॉमसन के मॉडल को कंप्लीटली डिस्कार्ड कर दिया, which completely discarded the Thomson model. Please note this down and let me know. I shall move ahead. Please note this down and let me know. I shall move ahead. All right. All right. Which are noted. Here also, I need participation from everyone else. Now, आपको क्या लगता है प्रेजेंट एटॉमिक मॉडल और थॉमसन एटॉमिक मॉडल के हिसाब से थॉमसन में क्या-क्या गलतियां हो सकती हैं? Tell me on the chat box, what do you think might be the mistakes that Thomson was making? जल्दी से try करिए. All right, Guling, I hope it is clear, the language, the writing, everything. All right, now I want answers from you. ठीक है बेटा. क्या लगता है आपको प्रेजेंट एटॉमिक मॉडल के हिसाब से, प्रेजेंट नॉलेज ऑफ एटॉमिक मॉडल, स्टेबिलिटी, ओके, निचार से स्टेबिलिटी, वाह भाई, और who else? क्या लगता है आपको थॉमसन क्या क्या गलतियां कर रहे थे, किस किस पॉइंट पे गलत होते जा रहे थे? अरे वाह, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्या बात है, बिल्कुल सही. व्हाट एल्स? बोलिंग से रहा है एटम लुक्स सॉलिड इन थम. हाँ बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही पॉइंट कर रहे हैं आप कि थॉमसन में एटम सॉलिड लग रहा है. रियलिटी एटम हैज स्पेस. वेरी गुड, एब्सोल्युटली वेरी गुड. लाहौल, वेर आर यू? लाहौनीपारा, वेर आर यू? कबीरधाम, केसला. What do you think the mistakes were there in Thomson's model compared to the present knowledge of atomic structure? भाई एक बात और देखिए, हम जानते हैं कि 3 तरीके के सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. पर थॉमसन ने कहीं पर भी न्यूट्रॉन्स का जिक्र ही नहीं करा. थॉमसन, यस वेरी गुड बेटा, ये मूव्स इन ऑर्बिट वाली बात भी बिल्कुल सही है. थॉमसन ने कहीं पर भी न्यूट्रॉन्स का जिक्र अभी तक किया ही नहीं है.
Who else? Come on. Answers. Ahiri, what do you think? Where was Thompson going incorrect? Not neutral. हाँ भाई बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. एटम थॉमसन के हिसाब से न्यूट्रल हो नहीं पा रहा था. एब्सोल्युटली. Electrons are not revolving in Thomson. Very good, Kholing. Very good. Electrons are not revolving in Thomson. आइए भाई, drawbacks. Noted that means everybody has noted. Drawbacks. देखिए, आप साइंस में आगे बढ़ने का तरीका क्या है? आप कोई प्रेजेंट थ्योरी लीजिए और उसके अंदर ड्रॉबैक्स निकाल दीजिए. You take any present theory and you start finding out the drawbacks in that theory. That is how you will move forward in science. तभी आप क्या कर पाएंगे? साइंस में आगे बढ़ पाएंगे. तो सबसे पहला ड्रॉबैक क्या था? एटम इज सॉलिड इन थॉमसन्स मॉडल. अभी अभी पीछे किसी ने यही बात बताई है, बिल्कुल एग्जैक्ट बात बताई है. Whereas actually में atom is not completely solid, it has space, it has huge amount of vacant space inside it. Second, distribution of electrons and protons was completely non-uniform, was non-uniform. कैसे मुझे मालूम है नॉन यूनिफॉर्म है? क्योंकि आप खुद देखिए, एक वाटरमेलन में पिंक पार्ट, एडिबल पार्ट कितना सारा होता है, सीड्स कितने कम होते हैं, कितने ज्यादा छोटे साइज के होते हैं. तीसरा, रिवोल्यूशन या इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, या कह सकते हैं कि थॉमसन का मॉडल क्या था? थॉमसन का मॉडल स्टैटिक था. Static means something which is not moving or explaining any kind of movement. So we can say that the model proposed by Thomson was static model, which did not explain the electronic movements, which did not explain electronic movements. नोट कर लीजिए जल्दी से. तो ये सारे क्या थे? थॉमसन की कुछ गलतियां थी और इनको आगे के मॉडल्स में हमें वही बातों से पिक करना है, इन्हीं गलतियों को हमें लिबरेट करना है. फटाफट से नोट कर लीजिए. आप सभी ने जो बातें बताई हैं बिल्कुल सही बताई हैं. ऑल राइट अहिरी. ऑल राइट बच्चा लोग, इसके बाद हम जो बातें करने वाले हैं, we will move on to a more sophisticated version of atomic model, that is Rutherford's model. Marimadla, am I clearly legible? समझ में आ रही है बातें? ये हमारे तेलंगाना. Take 2 more minutes and note this down quickly. 2 मिनट और लीजिए.
चलिए, नेक्स्ट सेकेंड मॉडल, दैट इज रदरफोर्ड्स मॉडल. That is Rutherford's model. Very, very important. आइए, let's meet. I will first explain in Hindi, then I'll explain in English also. All right? मैं पहले हिंदी में समझा देती हूँ, उसके बाद मैं इंग्लिश में समझा दूंगी. तो रदरफोर्ड ने क्या अटेम्प्ट करा, देखिए भाई, रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट इज ऑल्सो नोन एज गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट. रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट का एक नाम और है, दैट इज द गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट. तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने सबसे पहले एक लिया अल्फा रेज का सोर्स. इन्होंने सबसे पहले क्या लिया, अल्फा रेज का एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स लिया. अल्फा रेज का मतलब बेटा जी एक और होता है, और वो क्या है, हीलियम पार्टिकल्स. अल्फा रेज को ही क्या बोला जाता है, हीलियम पार्टिकल्स भी बोला जाता है, क्योंकि दोनों अल्फा और हीलियम का एटॉमिक मास, जो कैलकुलेटेड मास है, वो सेम आता है. इसके बाद इस हीलियम मास को क्या किया गया, बीच में एक प्लेट रखी गई, एक छोटी सी गोल्ड के फॉइल से बनी हुई. क्या रखा गया, एक गोल्ड के फॉइल की छोटा सा पीस रखा गया, और उसके आसपास क्या लगा दिया गया, एक स्क्रीन लगा दी गई. गोल्ड फॉइल के पास क्या लगाया, देखो भाई, वेट अ मिनट, दिस गोल्ड फॉइल वाज सराउंडेड विद वेरी इंपॉर्टेंट पीस, दैट इज द स्क्रीन. और इस स्क्रीन को किससे कवर अप कर दिया गया, सी, द स्क्रीन वाज लेटर कवर्ड विद अ जिंक पार्टिकल, जिंक सल्फाइड. यहां पर इसके अंदर एक कोटिंग लगा दी गई जिंक सल्फाइड की, फ्लोरेसेंट कोटिंग. अब एक्सपेरिमेंट में, टू डू द एक्सपेरिमेंट, व्हाट डिड रदरफोर्ड डू, इन्होंने अल्फा पार्टिकल्स का एक सोर्स लिया और उससे बहुत हाई स्पीड पर अल्फा रेज को बॉम्बार्ड करना चालू कर दिया. बहुत हाई स्पीड पर अल्फा के रेज को इस गोल्ड के फॉइल पर टकरवाना चालू कर दिया. और जैसे ही टकरवाना चालू करा, हुआ क्या, देखो भाई, बहुत सारी रेज को इन्होंने पास करा एंड दे स्टार्टेड कोलाइडिंग, और इन्होंने टकराना शुरू कर दिया गोल्ड फॉइल से. तो इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, इन्होंने तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्व करी. पहला, इन्होंने ये ऑब्जर्व करा कि सारी मैक्सिमम रेज जो थी वो गोल्ड फॉइल को पास कर गई. पहला क्या ऑब्जर्व करा, मैक्सिमम रेज जो थी वो गोल्ड फॉइल के अंदर से पास हो गई. जैसे एक छन्नी होती है, हम चाय बनाते हैं, चाय की छन्नी लेते हैं, उस चाय की छन्नी के अंदर अगर मैं पानी डालूंगी तो पानी एज इट इज पास हो जाएगा. इसी तरह से उन्होंने क्या देखा कि जब इस गोल्ड फॉइल के ऊपर लाइट मारी गई तो मैक्सिमम लाइट जो थी वो एज इट इज पास हो गई बिना छेड़खानी हुए. फिर उन्होंने देखा कि थोड़ी बहुत जो थी वो हल्के फुल्के एंगल्स पर डिफ्लेक्ट हो गई, थोड़ी सी रेज जो थी वो कुछ एंगल पर डिफ्लेक्ट हो गई. और उन्होंने देखा कि बहुत कम अमाउंट ऑफ रेज, मतलब 10,000 रेज में से कोई एक आधी रे ऐसी थी जो जहां टकराई वहीं से एज इट इज वापस होली, पूरा 180 डिग्री पे कंप्लीट उसका रिफ्लेक्शन हो गया. वेरी लेस नंबर ऑफ रेज पास्ड डायरेक्टली बैक. Once again, what did Rutherford do? Rutherford arranged a source of alpha rays and started bombarding these alpha rays on a thin piece of gold foil. He took a screen which was made up of lead and also coated it with zinc sulfide. I will just now tell you what is the purpose of zinc sulfide, don't worry. But what did he observe when he started bombarding? He made three very important assumptions. The first one was that maximum number of rays, 99% of rays, they passed right through the gold foil without getting undisturbed. वो बिना छेड़खानी हुए, बिना डेविएट हुए एज इट इज पास हो गई. दूसरा, सेकेंड ऑब्जर्वेशन, ही सॉ दैट वेरी फ्यू नंबर ऑफ रेज दे डिफ्लेक्टेड एट सर्टेन एंगल. उन्होंने देखा कि बहुत कम ऐसी रेस थी जो किसी ना किसी एंगल पर रिफ्लेक्ट हो गई, डिफ्लेक्ट हो गई. एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, वेरी लेस नंबर ऑफ रेज, 0.0001% number of rays, they completely retraced their path, they got reflected by a complete 180 degree. वो क्या हुआ, एज इट इज वापस आ गई, वो वापस अपने 180 डिग्री से पलट के वापस आ गई.
इन सभी ऑब्जर्वेशन से बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स निकाले रदरफोर्ड ने। आइए उनकी बात करते हैं। आइए भाई उनकी बात करते हैं। सो फर्स्टली, व्हाट वर द ऑब्जर्वेशंस मेड बाय रदरफोर्ड? What were the observations made by Rutherford? First, most rays passed through the foil, through gold foil, gold का symbol होता है AU, with the undeflected, without any angle, yeah, as it is, without any deflection. Second, some rays got deflected, some rays got deflected at minor angles. At minor angles. And lastly, very few, भाई बहुत कम, 10,000 में से कोई एक रे, very few rays got completely reflected, got completely reflected. बहुत ही कम ऐसी रेस थी जो पूरा का पूरा रिफ्लेक्ट होके चली गई। प्लीज नोट दिस डाउन। फिर इन्हीं के करस्पॉन्डिंग क्या क्या कंक्लूजन्स निकाले, आइए उनकी बात भी करेंगे। इन्हीं के करस्पॉन्डिंग क्या क्या कंक्लूजन्स निकाले, आइए उनकी बात भी करेंगे। जल्दी से आप ऑब्जर्वेशंस नोट करिए। ऑल राइट निचार। All right, Rahul, I've been calling you for so long. राहुल समझ में आ रहा है? Ahiri also, all right. Kabir Dham, have you noted? Marimadla, have you noted? Any point which was unclear or any slide you want me to show once again, please let me know. ये बार is Roshni, have you noted? Roshni. Petla word, have you noted? Marimadla, all right. मलाना, मलाना लैंग्वेज ठीक है, मलाना समझ में आ रहा है अब? नहीं पा रहा, वेर आर यू? केसला, कबीरधाम, जुनारदेव, जुनारदेव हैंड राइटिंग ओके है? EMR is D. You want to ask something? EMR is D. आपने अपना Zoom पर you have raised your hand. If you want to ask something, don't worry. Just drop a message in the chat box. खाली आप एक मैसेज डाल दीजिए चैट बॉक्स में। आइए कंक्लूजन से मिलते हैं।
आइए, तो भाई ये सारी ऑब्जर्वेशन रदरफोर्ड की आंखों के सामने हुई। अब उन्होंने क्या क्या कंक्लूड करा, पहले मैं हिंदी में बता देती हूँ, उसके बाद मैं इंग्लिश में बता दूंगी। तो उन्होंने क्या क्या कंक्लूड करा, वो बोले कि अगर मैक्सिमम रेज बिना किसी डिफ्लेक्शन के पास हो गई, तो इसका मतलब ये यहाँ पर वही वाली बात निकल के आएगी जो अभी थोड़ी देर पहले गोलेंग ने बताई थी सभी को। ये हमारे गोलेंग है टोल्ड अस कि एटम जो है वो सॉलिड नहीं है, एटम के अंदर बहुत सारी खाली स्पेस प्रेजेंट है। तो very first conclusion from the first point was that atom has a lot of empty space. एटम के अंदर बहुत सारा क्या प्रेजेंट है, एम्प्टी स्पेस प्रेजेंट है। एटम बहुत ही कम अमाउंट ऑफ पार्टिकल से बना है, उसके अंदर मैक्सिमम क्या है, लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेस प्रेजेंट है, खाली है। तभी आपने जो भी पास करा वो एज इट इज अनडिफ्लेक्टेड पास हो गया, बिना किसी, अगर उसके अंदर चीजें कुछ भरी हुई होती, अगर वो थॉमसन के जैसे वाटरमेलन के फॉर्म में होता, तो क्या उसके अंदर से रेस पास कर पाती, कुछ भी ना पास कर पाता। लेकिन वो एक्चुअल में कैसा है, बहुत एम्प्टी स्पेस है उसके अंदर, इसीलिए जो भी रेस थी वो एज इट इज पास कर गई। सेकेंड सेकेंड उन्होंने क्या देखा कि जो रेज माइनर एंगल पे डिफ्लेक्ट हुई है ना, माइनर एंगल पे डिफ्लेक्ट हुई हैं, इसका मतलब उनके अंदर स्मॉल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज इज प्रेजेंट। वो बोलते हैं कि भाई अगर थोड़े बहुत एंगल पे डिफ्लेक्ट हुई है, तो इसका मतलब किसी ना किसी चीज से तो टकराई है, कोई ना कोई छोटा पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज रहा होगा जिससे इंटरेक्शन करा या टकराई है और फिर रिफ्लेक्ट हो गई है। थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं बीच बीच में नॉन यूनिफॉर्मली प्रेजेंट जरूर होगा। एंड थर्ड, कि जो बहुत फ्यू नंबर ऑफ रेस थी जो कि बिल्कुल डिफ्लेक्ट ही हो गई वापस, उन्होंने क्या बताया, दे इंडिकेटेड द प्रेजेंस ऑफ इंडिकेटेड दिस लाइन, दिस वन ऑब्जर्वेशन indicated the presence of nucleus, the presence of very small sized nucleus। ये बोल रहे हैं कि भाई एटम के अंदर पक्का एक ऐसा हार्ड सेंटर मौजूद होगा जिससे जैसे ही कोई रे टकराई वो उसको क्रॉस ही नहीं कर पाई और वो पूरा 180 डिग्री रिफ्लेक्ट हो गई। Once again in English, what all were the observations and what all were the conclusions made by drawn by Rutherford? So the first observation was that most of the rays are passing undeflected, meaning conclusion, there is a lot of empty space inside your atomic structure. The entire atom is not as solid as a watermelon or plum pudding which was proposed by Thomson. It is actually comprising of a lot of empty space. Then second he says कि जो छोटे मोटे small amount of deflections जो हुए थे, that means your atom must have some small positive or negative charge density, and that positive or negative charge density is present somewhere in very small sizes inside your atom. Thirdly, the rays which got completely undeflected, वो रेज जो बिल्कुल 100% रिफ्लेक्ट वापस हो गई, वो पक्का किससे टकराई होंगी, दे मस्ट हैव बोम्बार्डेड विद अ वेरी स्मॉल hard center known as nucleus, and the entire mass of your atom is present inside that nucleus. आइए फटाफट से इनके बारे में और बात करते हैं। नॉट अंडरस्टैंडिंग हैंड राइटिंग, अच्छा ठीक है बेटा, मैं दोबारा लिख देती हूँ, डोंट वरी बेटा, आई विल राइट वंस अगेन। सी आई हैव एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम, आप मुझे अपनी प्रॉब्लम बताइए, मैं उसका सोल्यूशन कर दूंगी। अगर आपको लैंग्वेज में दिक्कत है, राइटिंग में दिक्कत है,
और बताओ बेटा कौन सा पॉइंट नहीं समझ में आ रहा, मैं उसी को दोबारा से रीराइट कर दूंगी. प्लीज टेल मी विच पॉइंट इज अनक्लियर, आई शैल रीराइट इट. Please tell me which particular point is not clear. I will rewrite it. So Rutherford ने क्या करा? Rutherford gave us a very very important observation. Rutherford ने बता दिया कि एटम का स्ट्रक्चर एक्चुअल में किस तरह का हो सकता है. He said कि एटम के अंदर एक न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है, which is actually responsible for the mass of your entire atom. He said कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों प्रेजेंट हैं और जिनकी वजह से माइनर डिफ्लेक्शंस हो रही हैं. सो इन टोटलिटी रदरफोर्ड के हिसाब से इस तरह के का रहा होगा पॉजिटिव सेंटर इनसाइड योर एटम. According to Rutherford, this must be the structure of atom in which this is the positive center, जिसके आसपास नेगेटिव चार्ज डेंसिटी रिवॉल्व कर रही है, जिसके आसपास नेगेटिव चार्ज डेंसिटी रिवॉल्व कर रही है. आप और नीटली बना लो, इसको ऐसा बना लो. सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम रदरफोर्ड. नोटेड? ठीक है भाई. अंडरस्टूड? रदरफोर्ड का पूरा एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया? रदरफोर्ड ने इतना मुश्किल से एक्सपेरिमेंट करवाया, क्या आप लोगों के पूरा समझ में आ गया? रदरफोर्ड ने क्या यूज किया? हीलियम की गैस यूज करी. हीलियम गैसेस आर आल्सो नोन एज अल्फा पार्टिकल्स. हीलियम गैसेस आर आल्सो कॉल्ड अल्फा पार्टिकल्स, है ना? And what else did he use? Helium plus gold foil. Gold foil. Helium plus gold foil, है ना? So sometimes Rutherford's model is also known as scattering experiment. Is also known as scattering experiment. अभी मैं आपको नोट लिखवा देती हूँ. क्वेश्चन इनमें से किसी भी बात पे बन सकता है. MCQ question can come from any of these points. All of these are very important. Everybody understood so far? Please tell me. So Rutherford's model was all right, Nachar, all right, Ahiri. So Rutherford's model was very, very crucial. Understood? EMR is D. Beta, which location is this? What is D in EMR is D? All right, Maharaj. ठीक है भाई. Ahiri also. Coming along, understood? Coming along, I'm trying to balance both the languages, Hindi as well as English. But if at any point you feel that some points were not discussed in English, please feel free to ask me once again. All right? Please feel free to ask me once again. All right. Lahul. Lahul noted. Ha, Mari Madla, you have a doubt? Maris Telangana, do you have a doubt? Any question, any clarification, just drop a message in the chat box. Nothing. All right. EMRS D, beta, what location is this? Can you tell the full form? All right. Abhi. Moving on. So Rutherford's experiment, first thing, also known as, is also called scattering experiment. Scattering alpha particles, yeah, alpha ray. The camera will come back shortly. Please don't worry. The camera will come back shortly. Please don't worry. Scattering experiment. Thank you so much, Marimadla. Second, led to the discovery of
concept of nucleus. Rutherford was the first one who told us that something like nucleus can also exist. Rutherford said that all the mass and positive charge, meaning, by what is the meaning of positive charge inside an atom? It is nothing but a proton. So positive charge and mass is situated inside nucleus. That is why Rutherford's model was also known as nuclear atomic model. जैसे थॉमसन के मॉडल को वाटरमेलन मॉडल नाम दिया था, सेम उस तरह से his model was also known as the nuclear atomic model. Also, he said that nucleus is very, very small in size. Very, very small in size. आप जानते हैं, in some books I have read that according to Rutherford, nucleus is as small as a pea pod in an entire football stadium. कई किताबों में मैंने ये पढ़ा है कि रदरफोर्ड के हिसाब से न्यूक्लियस कितना छोटा था, आप जानते हैं? एक बहुत बड़े फुटबॉल के स्टेडियम के बीचों बीच अगर मैं एक छोटा सा मटर का दाना ले जाके रख दूं, तो कई किताबों के हिसाब से न्यूक्लियस का वो साइज है इन विच द एंटायर फुटबॉल स्टेडियम विल बी एटम, और वो जो छोटा सा मटर का दाना है, पी साइज्ड particle in the center of a football stadium will act like a nucleus. That is the ratio of nucleus as well as atom का size. So these were some important points from Rutherford. इसके बाद देखिए भाई क्या बातें होती हैं आगे. बेटा, I am here in Delhi. I am here, Naman. I am EMR is D. हाँ, अच्छा, okay. All right. तो भाई इसका मतलब रदरफोर्ड gave us very important insights. ठीक है भाई, everybody is noted. All right. चलिए आगे आप एक बहुत बहुत जरूरी बात लिख लीजिए. नाउ from question point of view, this will be very important information about fundamental particles. Electron. देखिए, class 11th, let me draw first, then you will draw name, symbol, then charge, then mass. Now, electron, E. The charge on electron, actual charge on electron is minus 1.6022 10 to the power of minus 19. And mass is 9.109 into 10 to the power of minus 31 kg. Next, proton. The mass atomic charge is exactly same but opposite in size. It is exactly same but opposite in size. Mass is 1.676
into 10 to power minus 27. Lastly, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का सिंबल होगा N. न्यूट्रॉन पे चार्ज 0, राइट? न्यूट्रॉन इज अ न्यूट्रल स्पीशी, इट हैज गॉट नो चार्ज, but it is a masked species and the mass is slightly more than your 7. This is okay, 2. ठीक है? So this will come in very handy. I hope you are able to solve the assignments that we send. I hope everybody is able to solve the assignments that we send. ये टेबल बना लीजिए, दिस इज सम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन. जल्दी से ये टेबल बना लीजिए, दिस इज सम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन. Lahul, you will have to pause your screen sharing. Thank you so much. चार्ज की यूनिट, कबीरदाम, चार्ज की यूनिट होती है कूलम. कूलम स्पेलिंग शायद गलत हो सकती है मेरी कूलम की, पर यूनिट चार्ज की कूलम होती है कैपिटल सी, कैपिटल सी. और जो हम मास ले रहे हैं वो हमने यहाँ पर केजी में लिया हुआ है. थैंक यू फॉर टेलिंग कबीरधाम, एवरीबडी एल्स विल आल्सो बेनिफिट. देन रदरफोर्ड ने और क्या बातें बताई? रदरफोर्ड ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म बताया. ये हो गया, चलें आगे, चलें आगे. एक छोटी सी बात और कर रहे हैं रदरफोर्ड के बारे में, उसके बाद मैं स्टेप बैक चला दूंगी. मैं यही लिख दे रही हूं, आप लोग प्रीवियस स्क्रीन पे जो रदरफोर्ड की बातें थी वहां लिखेंगे. रदरफोर्ड ने बोला कि प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स आर कलेक्टिवली नोन एज न्यूक्लियॉन्स. ठीक है, आर कलेक्टिवली नोन एज न्यूक्लियॉन्स. न्यूक्लियॉन्स मीन्स जो न्यूक्लियस के अंदर रहते हो. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ न्यूक्लियॉन्स? A species which is living inside the nucleus. And what is living inside the nucleus? Only two things, protons and neutrons. Both of them are inside the nucleus. दूसरा, he said, दूसरा भाई, in the last class, in the last chapter, remember I had told you about two very important things, atomic number and mass number. Remember we had discussed about atomic number and mass number. जल्दी से बता दो, what is the meaning of atomic number? What is the actual meaning? मतलब क्या हुआ atomic number का? अगर I am saying that carbon has 6 atomic number, then what does it mean? Quickly. Remember in the last class we have discussed. Lahul, where are you? What is the meaning of carbon having 6 atomic number? Nichar कह रहा है number of protons. Na, number of electrons. All right, Rohan. All right, Rohan. Who else? What is the meaning of atomic number? The number of electrons in neutral atom or number of protons. Absolutely correct. But then what is the meaning of mass number? What is the meaning of mass number? Number of protons and electrons? No. Lahul, electrons means number of atomic number. Now tell me mass number. What is mass number? Rohan कह रहा है P and N. Okay. Rohan wants to answer so quickly that he is writing in short form. ये हमारे D बेटा 6 का मतलब क्या हुआ? Lahul also says P plus N because they want to answer very quickly. Yes, absolutely. That means protons plus neutrons का ही मतलब होता है basically mass number. और mass number का symbol क्या होता है? A.
है ना। मास नंबर का सिंबल क्या होता है? ए। एटॉमिक नंबर का सिंबल क्या होता है? जेड। ये बातें छोटी छोटी सी हैं, आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। मास नंबर का सिंबल है ए, एटॉमिक नंबर का सिंबल है जेड। जो बच्चे लास्ट क्लासेस में, पिछले चैप्टर्स में मेरे साथ नहीं थे, चिल्ड्रन हु कुड नॉट अटेंड previous chapter with me, mass number refers to the number of protons and neutrons. Atomic number refers to number of electrons in neutral atom or number of protons. ठीक है. Now, why I am revising this? Because Rutherford is only one who started talking about protons and neutrons. Rutherford ही थे जिन्होंने protons और neutrons के बारे में बात शुरू करी. तो he also gave us a ratio of radius of nucleus. Very important. आइए क्लास 11th, रदरफोर्ड ने अपने जमाने में न्यूक्लियस की न केवल डिस्कवरी कर दी बल्कि न्यूक्लियस का रेडियस भी बता दिया. एंड ही सेड दैट radius of nucleus is follows the following order, is related to mass number as radius is proportional to mass number की पावर 1/3. बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही मजेदार बात. बिल्कुल सही कबीर धाम, बिल्कुल सही बताया आपने. बहुत ही इंपॉर्टेंट बात इन्होंने कहा कि रेडियस ऑफ न्यूक्लियस का ऑर्डर भी दे दिया. इट इज प्रोपोर्शनल टू मास नंबर की पावर 1/3. लिख लीजिए, R इज द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, A इज योर मास नंबर. ध्यान रखेंगे, आप इसे एटॉमिक नंबर से नहीं कंफ्यूज करेंगे. तो जब मैं ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाती हूं तो मैं R बराबर आर नॉट इंटू ए की पावर 1/3 लिख सकती हूं. और अब मैं आपको आर नॉट की भी वैल्यू पुट कर देती हूं. तो R बराबर 1.33. देखो भाई कितना एग्जैक्ट नंबर दे दिया है. 1.33 10 की पावर -13 सेंटीमीटर इंटू ए की पावर 1/3. बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही मजेदार बात. इस कांस्टेंट की वैल्यू क्या है? आर नॉट की वैल्यू क्या है? 1.33 10 टू पावर -13. नोट कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट रेशो. दिस इज ओनली फॉर कॉम्पिटिटिव, फॉर जेई एज वेल एज नीट. प्लीज नोट दिस डाउन. Beta, if the camera has gone, please wait for 2 minutes. It will just come back. ठीक है भाई. Screen issue. I know, Naman, there was a minor screen issue, but I hope the screen is visible now. All right, Maharashtra. Visible? ठीक है निचार. ठीक है निचार. अहेरी लिख लिया. लाहौल noted. All right, Naman. Naman, which EMRS are you from? ठीक है.
अच्छा, नमन इज फ्रॉम अहेरी ओनली, ऑल राइट। चले भाई आगे चले, एनी चाइल्ड हु स्टिल नोटिंग प्लीज लेट मी नो, अदरवाइज आगे चलते हैं। अब भाई बड़ी इंपॉर्टेंट बात, सब बात ठीक थी, रदरफोर्ड गेव अस अ मॉडल व्हिच वाज वेरी अमेजिंग। ही सेड कि भाई इलेक्ट्रॉन जो है वो घूम रहा है न्यूक्लियस के आसपास आसपास, इनसाइड योर एटम, इनसाइड योर एटम, राइट। तो इसके ऊपर क्या लग रहे हैं, दो बहुत इंपॉर्टेंट फोर्सेस लग रहे हैं। फर्स्ट द वन विच इज अट्रैक्टिंग द इलेक्ट्रॉन, सेकेंड द वन विच इज रिपेलिंग द इलेक्ट्रॉन। हर एक रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन के ऊपर दो बहुत इंपॉर्टेंट फोर्सेस एक्ट कर रहे होते हैं। फर्स्ट इज अट्रैक्टिव फोर्स, ये क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है टुवर्ड्स न्यूक्लियस, ठीक है, टुवर्ड्स न्यूक्लियस। और ये क्या है दूसरा वाला, ये है फोर्स ऑफ रिपल्शन, फोर्स ऑफ रिपल्शन which is also your centrifugal force, which is also your centrifugal force, right? हाँ भाई, तो एक एटम के ऊपर, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर दो बैलेंसिंग फोर्सेस चल रहे होते हैं। बोथ ऑफ दीज फोर्सेस आर इक्वल एंड ऑपोजिट, इक्वल एंड ऑपोजिट इन नेचर। तभी क्या होता है, आपका इलेक्ट्रॉन प्रॉपर्ली रिवॉल्व कर पाता है। तभी क्या हो रहा है, योर इलेक्ट्रॉन इज प्रॉपर्ली रिवॉल्विंग बिकॉज बोथ दीज फोर्सेस आर एक्टिंग इन इक्वल एज वेल एज इन ऑपोजिट मैनर. Now, what did, according to Rutherford, this nucleus is situated in the center, which is attracting your electron, and the electron must be revolving. Rutherford के हिसाब से न्यूक्लियस बिल्कुल बीचों बीच बैठा है और उसके आसपास इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। अब आपको क्या लगता है, सबसे पहली बात, घूमने में बहुत सारी एनर्जी जाएगी। ऑल राइट, वी आर डिस्कसिंग द ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड। क्लास 11th हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, वी आर डिस्कसिंग द ड्रॉबैक ऑफ Rutherford's model which led to the discarding of this model. ध्यान से सुनिए कहानी क्या हुई, ध्यान से सुनिए कहानी क्या होती है। तो रदरफोर्ड के हिसाब से न्यूक्लियस था, और पहले मैं हिंदी में बता देती हूँ फिर मैं इंग्लिश में बता दूंगी। रदरफोर्ड के हिसाब से न्यूक्लियस था, उसके आसपास इलेक्ट्रॉन घूम रहे थे, और अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं तो नेचुरल सी बात है, इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्व करने के लिए एनर्जी लगेगी, और एनर्जी जितना ज्यादा वो रिवॉल्व करता जाएगा उतनी ही एनर्जी कंज्यूम करता जाएगा, उतनी ही एनर्जी को लूज करता जाएगा। रिवॉल्व करने में उसको जो एनर्जी लग रही है उतनी ही एनर्जी को वो लूज करता जाएगा। भाई सपोज करो मैंने एक बॉल को घुमा के ग्राउंड पे डाल दिया, वो थोड़ी देर तक ही तो घूमेगी, घूमने के बाद वो रुक जाएगी, और रुक जाएगी तो इस तरह से ही इलेक्ट्रॉन को भी घूमते घूमते रुक जाना चाहिए था। Once again, according to Rutherford, nucleus के around the nucleus the electron is revolving. Now, if the electron is revolving, it is dissipating, it is losing some amount of energy, and there will come a time when it will lose all of its energy from revolution, and it will have to stop. तो अगर इलेक्ट्रॉन घूमता घूमता रुक गया तो क्या होगा, न्यूक्लियस जो कि पॉजिटिवली चार्ज्ड है वो तुरंत इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा और अपने अंदर कंज्यूम कर लेगा। If the electron stops revolving, if this centrifugal force stops working because there is no more energy, what will happen? The electron will consecutively go ahead and fall inside your atom. देखो भाई क्या होगा, इलेक्ट्रॉन घूमता घूमता फाइनली न्यूक्लियस के अंदर जाके गिर जाएगा। दिस विल बी द ट्रैजेक्टरी ऑफ योर इलेक्ट्रॉन, जिसमें वो रिवॉल्व करता करता फाइनली इट विल गो अहेड एंड sink inside the nucleus, and your atom will cease to exist. एटम एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगा। लेकिन क्या कभी ऐसा होता है, क्या कभी ऐसा हो सकता है? याद करिए डाल्टन ने सबसे पहले क्या कहा था कि एटम को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। रिकॉल करो जल्दी से, व्हाट डिड डाल्टन टेल अस इन द बिगिनिंग ओनली, दैट एटम कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर कैन इट बी डिस्कार्डेड, डिस्ट्रॉयड,
That was an accepted fact. तो अगर रदरफोर्ड के हिसाब से इलेक्ट्रॉन इज कॉन्स्टेंटली लूजिंग एनर्जी, इट शुड डिसिसिपेट एंड इट शुड cease to exist, but that is not the case, which brings us to a very very important drawback of Rutherford. Very first, I hope you have noted this. I will move ahead since we are short on time. हाँ भाई, तो ड्रॉबैक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, और वो क्या ड्रॉबैक था? पहला, could not explain how electron revolves around the nucleus, and does not fall in it. Third, could not explain stability, of atom. एक तो वो इलेक्ट्रॉन का रेवोल्यूशन नहीं एक्सप्लेन कर पाए, और उनके हिसाब से द इलेक्ट्रॉन शुड फॉल इनसाइड द न्यूक्लियस, तो इसलिए वो स्टेबिलिटी भी नहीं एक्सप्लेन कर पाए. क्लास 11th ये सब नोट कर लीजिए. नेक्स्ट क्लास में वी विल पिक अप फ्रॉम द डिस्कशन ऑफ third model, which will completely clear the picture of atomic structure for us, and that third model is Bohr's model. All those who have noted, all those who have completely understood, please don't forget to drop a message in the chat box. जिन जिन के समझ में आ गया है, जिन जिन्होंने completely note कर लिया है, please don't forget to drop a message in the chat box. Next class में हम बातें नए मॉडल से उठाएंगे. थर्ड मॉडल, दैट इज द बोहर्स मॉडल. ऑलराइट, क्लास 11th, this is where we sign off for today. Bye bye everybody and keep studying.